वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में हम लोग 27 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स हैव स्टार्ट। पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 मई, ऑप्शन बी है 10 जून, ऑप्शन सी है 26 जुलाई, ऑप्शन डी है 15 मार्च। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन यह दिवस मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसमें भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन ए है अमला शंकर, ऑप्शन बी है मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन सी है सितारा देवी, ऑप्शन डी है शोभना नारायण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अमला शंकर। मशहूर नृत्यांगना अमला शंकर का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया। वे 101 वर्ष की थीं। अमला पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र की बीमारियों से जूझ रही थीं। 1919 में अमला का जन्म जसोर, जो अब बांग्लादेश में स्थित है, में हुआ था। अमला ने अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीनी कोच इन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। यही नहीं, इन वेई भी भारत में रुककर की प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजी हो गए हैं। इन वेई कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस अकादमी में हैं। उन्हें करीब 2.62 लाख रुपए, 3500 अमेरिकी डॉलर प्रति माह के वेतन पर बरकरार रखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था और गुवाहाटी में आयोजित पिछले आयोजन में भी राज्य ने 200 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शन ए है 55 करोड़, ऑप्शन बी है 25 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 35 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 15 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 55 करोड़ रुपए। NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से पहले अयोध्या को संवारने के लिए यह कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार NHAI मुख्यालय ने सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण के कार्यों के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। इसमें इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 40 करोड़ और 15 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ों डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है 40 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी है 20 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी है 30 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी है 10 करोड़ डॉलर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 40 करोड़ डॉलर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को $40 करोड़ की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहाँ आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कदम से श्रीलंका की विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के बाद हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग करने हेतु रोपण स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंजाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त राष्ट्र के लिए औपचारिक घोषणा में बीजिंग के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को खारिज कर दिया है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय और समुद्री दावों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है और तनाव बढ़ने के साथ खुद को अमेरिका के साथ और अधिक निकटता से जोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र में एक घोषणा में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे के लिए उनके पास कोई कानूनी आधार नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है नवीन ताहिलानी, ऑप्शन बी है ऋषि श्रीवास्तव, ऑप्शन सी है विभा पडलकर, ऑप्शन डी है आशीष वोहरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नवीन ताहिलानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है संभव जैन, ऑप्शन बी है गणेशी लाल, ऑप्शन सी है पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन डी है अनसुईया उइके। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को चेन्नई में स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक IOB के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक निदेशक थे। उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की उम्र 31 दिसंबर 2022 तक के लिए होगी अथवा आगे के आदेशों तक के लिए होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सहयोग गेल लिमिटेड से संपीड़ित बायोगैस परियोजना विकसित की है? ऑप्शन ए है भेल, ऑप्शन बी है NTPC, ऑप्शन सी है CCSL, ऑप्शन डी है HPCL। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, CCSL। कार्बन क्लीन सॉल्यूशन लिमिटेड CCSL गेल लिमिटेड, जिससे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, के साथ मिलकर 4 गैस कंपोजिट बायोगैस CBG परियोजनाओं के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों के साथ 10 साल के अनुबंध के आधार पर करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक समिति के अध्यक्ष कौन है जिसने कई अंतर संचालित QR कोड की सिफारिश की है? ऑप्शन ए है DB पाठक, ऑप्शन बी है कुश तनेजा, ऑप्शन सी है अशोक कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी है संजीव चड्ढा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, DB पाठक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा अंतरिक्ष संगठन एस्ट्रोस मिशन लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है स्पेसएक्स, ऑप्शन बी है इसरो, ऑप्शन सी है ESA, ऑप्शन डी है नासा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नासा। एस्ट्रोस मिशन एक टेलीस्कोप मिशन है जिसे नासा द्वारा दिसंबर 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का नाम एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फियरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रिसोल्यूशन ऑब्जर्वेशंस एट सम मिलीमीटर वेवलेंथ एस्ट्रोस रखा है और इसका प्रबंधन नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए है सैम्पर फोर्टिस, ऑप्शन बी है डी ओप्रेसो लीबर, ऑप्शन सी है सैम्पर सुपरा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैम्पर सुपरा। संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल का आदर्श वाक्य सैम्पर सुपरा है, जो ऑलवेज एबव के लिए लैटिन शब्द है। अमेरिकी वायुसेना के लिए एक विभाग के रूप में गठित अमेरिकी अंतरिक्ष बल ने 22 जुलाई 2020 को बल के आधिकारिक लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उद्योगपतियों के नेतृत्व में धारा 8 के तहत कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा कर्नाटक की राज्य सरकार ने कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। मिशन के कार्यान्वयन ने कर्नाटक उद्योगपतियों के नेतृत्व वाली धारा 8 के तहत एक कंपनी बनाने वाला पहला राज्य बना दिया है।
मिशन के तहत राज्य के 7,000 से अधिक ई-कॉमर्स स्टार्टअप और अन्य गिग इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन या नई कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत उद्योगों और अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित 51% और कर्नाटक सरकार द्वारा 49% के साथ शामिल करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुजरात। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आणंद, गुजरात में स्थापित भारत की विश्वस्तरीय अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ किया। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एनबीबी के सहयोग से प्रयोगशाला की स्थापना की है। पहल का उद्देश्य देश में एक मीठी क्रांति लाना है। लैब की स्थापना से किसानों को अधिक शहद का उत्पादन करने और इसे बाजार में लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे कृषि में उनका लाभ बढ़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम एनटीपीएस लॉन्च किया गया था। एनटीपीएस एक ऑनलाइन प्रणाली है जो बांस, लकड़ी और अन्य पहली उपज के लिए पारागमन परमिट जारी करने में सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। ऑनलाइन प्रणाली का उद्घाटन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में रूस और भारत के बीच अनुसंधान और विकास का समर्थन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा 15 करोड़ रुपए का फंड लॉन्च किया गया था। डीएसटी ने संयुक्त आर&डी के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एस&डी के क्षेत्र में भारत और रूस के स्टार्टअप और एसएमई के एक साथ जोड़ने और लाने के उद्देश्य से भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।